रहेगी। हाँ तो बच्चों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो पिछली क्लास के अंदर में मैंने इंग्लिश मीडियम के अंदर में लैटिट्यूड्स के बारे में डिस्कस करा था, और साथ ही साथ मैंने सन एंगल जो होता है या जिसको हम सूर्य कोण के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था। अब आज की क्लास के अंदर में अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इसको एक बार रिपीट भी कर दूंगा। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। ओके तो पिछली क्लास जो हुई थी हमारी, उसके अंदर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस करा था आप लोगों से कि सन एंगल क्या होता है, और जो अक्षांश होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, अक्षांश की किस तरीके की इंपॉर्टेंस होती है। मेरे ख्याल से आप लोग थे सब पिछली क्लास के अंदर में, आप लोग थे सब लोग पिछली क्लास के अंदर में या नहीं थे आप लोग क्लास के अंदर में? मुझे एक बार सर मैं नहीं आ पाया था सर पिछली क्लास में। अच्छा, पिछली क्लास में आप नहीं आ पाए थे। चलिए ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दोबारा से समझा देता हूँ, और अक्षांश और देशांतर के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, अक्षांश और देशांतर के। विपिन साहू, तुम मुझे रिंग कर रहे हो, मेरे ख्याल से आप क्लास में आ चुके हो। तो मैं पिछली क्लास के अंदर में जो मैंने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करा था वो ये था कि जो देशांतर होते हैं या जो लैटिट्यूड्स होते हैं, उनके बारे में मैंने बताया था कि लैटिट्यूड से किस तरीके से सन एंगल जो होता है वो निकाला जाता है। ओके, अच्छा, अगर आपको ये याद हो तो पिछली क्लास के अंदर में, या जो लोग थे पिछली क्लास के अंदर में, उन लोगों को मैंने एक चीज समझाई थी कि पृथ्वी की हम तीन प्रकार की गतियां जो होती है ना, वो पृथ्वी की हम बात करते हैं। पृथ्वी की, सॉरी, जो दो प्रकार की जो गतियां हैं, मुख्य तौर पे हम दो प्रकार की गतियां जो होती हैं उनकी बात करते हैं। एक तो पृथ्वी की क्या होती है, हम घूर्ण गति की बात कर रहे होते हैं, रोटेशन की बात कर रहे होते हैं। और एक पृथ्वी की जो पृथ्वी है या जो हमारी अर्थ है, वो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, जिसको कई बार हम पृथ्वी का परिभ्रमण भी कहते हैं। ओके, जिसको हम रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो अगर हम देखें तो आप हमें हमें और आपको ये बात के बारे में जानकारी होगी कि पृथ्वी सूर्य के जब रोटेट कर रिवॉल्व करती है पृथ्वी, तो उसकी जो कक्षा होती है वो एक इलिप्टिकल पाथ होता है। इलिप्टिकल का मतलब पता है ना आप लोगों को? इलिप्टिकल पाथ होता यस सर। है ना? अब जी जब जी भी हम पृथ्वी के सूर्य के कॉन्टेक्स्ट के अंदर में या सूर्य के रिलेटिव जब उसकी हम पोजीशंस को ले रहे होते हैं, तो जनरली हम चार स्थितियों की बात करते हैं, चार कंडीशंस की बात करते हैं। ओके, और ये चार कंडीशंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, पृथ्वी के, सूर्य के, या पृथ्वी की सन के रेस्पेक्ट में जो पोजीशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये चार कंडीशंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अभी किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं? दो दो कंडीशन तो ऐसी होती हैं, या पृथ्वी की दो पोजीशंस तो ऐसी होती हैं जिसमें सूर्य का या सन का जो सन रेज जो होती हैं उनका जो एंगल होता है पृथ्वी के जो इक्वेटर होता है, आप जानते ही होंगे मेरे ख्याल से, इक्वेटर का मतलब आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं? जो बिल्कुल यस मध्य मध्य का अक्षांश होता है, या मिडिल लैटिट्यूड जो होता है, बिल्कुल जो बीच का सेंट्रल लैटिट्यूड जो होता है, मिडिल लैटिट्यूड तो नहीं वर्ड यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सेंट्रल लैटिट्यूड। तो जो सेंट्रल लैटिट्यूड होता है उसको हम जनरली इक्वेटर के नाम से जानते हैं। तो ये दो कंडीशंस ऐसी होती हैं, या दो पोजीशंस अर्थ की ऐसी होती हैं, जब जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं या सन रेज जो होती हैं वो इक्वेटर पे परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि इक्वेटर या विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं। और इनके लिए हम दो दिनों की बात करते हैं, दो दिन होते हैं इनके लिए हम बात करते हैं। एक तो मार्च 21 होता है, एक तो मार्च 21 होता है, और एक होता है सितंबर 22। ओके, एक मार्च 21 होता है और दूसरा होता है सितंबर 22। ये दो चीजें होती हैं। इसी तरीके से जो हम ऐसी स्थितियां होती हैं जब सूर्य की किरणें जो होती हैं वो सर 22 से 23। मार्च 21 सितंबर 22। बेटा 22 मैं आपको बता रहा हूँ लोकेंद्र, ये कोई फिक्स डेट नहीं है। ओके, अलग अलग किताबों में अलग अलग दे देते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये 20 से लेके 24 सितंबर तक कोई भी डेट हो सकती है। ओके सर, क्योंकि सर एनसीईआरटी में सर 23 लिखा है तो फिर मैंने हाँ, पूछा। मैं आपको यही बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में जरूर 23 लिख दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हर साल वो 23 पे ही आएगा। ओके,
थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता रहता है, कभी वो 20 तारीख भी हो सकती है, कभी वो 21 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, और कभी कभी 24 भी पहुंच जाती है। तो आप एक रेंज को लेके चलो, 20 से लेके 24 का। ओके, हमने बीच का ले लिया, हमने सितंबर 22 की बात कर ली। इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, और ना ही कोई ये एग्जैक्ट डेट है कि आप ये कहें कि ये एग्जैक्ट डेट है और उसी डेट के हिसाब से हम करेंगे उस चीज को, तो ऐसा भी नहीं है। ओके, तो दो कंडीशन ऐसी होती हैं जहां पर सूर्य की जो किरणें होती हैं या सन रेज जो होती हैं वो विषुवत रेखा या इक्वेटर पे क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। और दो कंडीशन ऐसी होती हैं जब सूर्य की किरणें या सनरेज जो होती हैं वो या तो कर्क रेखा पर परपेंडिकुलर होती हैं, या फिर सूर्य की किरणें जो होती हैं वो मकर रेखा के ऊपर। कर्क रेखा को इंग्लिश में हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ओके, ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा। और जो मकर रेखा होती है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ओके, मेरे ख्याल से दो टर्म सबको पता होंगी। और कैंसर की जो रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कहा जाता है, या जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, वो कौन सी होती है, 23.5 डिग्री उत्तर। पता है ना सब लोगों को। और कैप्रिकॉर्न जो होता है वो कौन सा होता है, 23.5 डिग्री दक्षिण। मेरे ख्याल से ये इसका मतलब सबको पता। कोई है ऐसा क्लास में जिसको ये मतलब भी नहीं पता है? कोई है ऐसा क्लास में तो अपनी बोल के बताए मेरे को कि अगर उसको कर्क रेखा और मकर रेखा का डिफरेंस भी नहीं पता है तो। ओके, मेरे ख्याल से सबको पता होगा। लकी, आपको पता है ना इस चीज के बारे में, कर्क रेखा और मकर रेखा, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के यस बारे में, सर, है ना? पता है। यस सर। हाँ, अब देखो होता क्या है कि इसमें थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं। समझने वाली क्या चीजें हैं, एक तो ये चार कंडीशंस ऐसी हैं पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष, या सूर्य के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, तो ये चार कंडीशंस ऐसी हैं जिसके अंदर में किसी की माइक खुला हुआ है, प्लीज अपना माइक बंद कर लेना। ओके, तो ये चार कंडीशंस ऐसी हैं जिनके बेसिस पे हम बहुत सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अब एक तो दो कंडीशन की हो गई कि मार्च 21 और सितंबर 22 जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा या इक्वेटर पे लंबवत होती हैं। और दो कंडीशन ऐसी होती हैं जब एक बार तो सूर्य की किरणें जो होती हैं वो कर्क रेखा पर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर होती हैं, और एक स्थिति होती है जब सूर्य की किरणें जो होती हैं वो कैप्रिकॉर्न जो होता है या मकर रेखा जो होती है उस पे लंबवत होती हैं या परपेंडिकुलर होती हैं। अब इन दोनों की स्थितियां जो होती हैं, इनके इन स्थितियों के भी हमने नाम डाल रखे हैं भूगोल के अंदर में। और इनके नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं सोलस्टाइस। क्या बोलते हैं, सोलस्टाइस। ये भी सोलस्टाइस कहलाता है। ये भी क्या कहलाता है, सोलस्टाइस कहलाता है। ओके, तो इसको भी एक सोलस्टाइस कहा जाता है और इसको भी एक सोलस्टाइस कहा जाता है। ओके, अब इन दोनों में फर्क क्या है, दोनों जो सोलस्टाइस पोजीशंस हैं इसके अंदर में फर्क क्या है। सोलस्टाइस पोजीशंस जो होती हैं इनमें फर्क क्या है कि एक तो हम ये जो समय, ये जो सोलस्टाइस होता है वो समर के टाइम पर होता है, और ये जो सोलस्टाइस होता है वो विंटर के टाइम पर होता है। अब ध्यान रखना, जो समर और विंटर जो होता है वो इसके ऊपर निर्भर करता है, समर और विंटर इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस हेमिस्फीयर के अंदर में हैं। अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं तो समर का मीनिंग कुछ और होगा, समर के महीने कुछ और होंगे। और अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में हैं या सदर्न हेमिस्फीयर में हैं तो आपके लिए समर के मीनिंग जो होंगे या समर के महीने जो होंगे वो अलग होंगे। अब एक चीज को समझ लीजिएगा, ये जो तारीख होती है जिसमें सूर्य की किरणें जो होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है उस पे परपेंडिकुलर होती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब परपेंडिकुलर होती हैं तो उसके लिए एक डेट हम ले लेते हैं जून 21, ये एवरेज डेट ले लेते हैं। अब फिर मैं आपको बता रहा हूँ लोकेंद्र यादव, लोकेंद्र यादव एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो डेट है, ये जो डेट है ना बेटा, ये कोई फिक्स नहीं है। हमने 10 साल 15 साल या 20 साल का एक एवरेज निकाल लिया है। ओके, और उस एवरेज के बेसिस पे हमने कह दिया कि जून 21 वो तारीख है जब सूर्य की किरणें जो होती हैं वो कर्क रेखा पर लंबवत होती है। ओके, और इसी तरीके से एक तारीख यहाँ पे हम ले लेते हैं, वो क्या होगी, दिसंबर 22। ओके, ये दिसंबर 22 कहलाती है जब सूर्य की सन रेज जो होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होता है उस पर परपेंडिकुलर होती है। अब ये बात तो आप लोगों को सबको पता होगी कि ये जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है उसी के फलस्वरूप या उसी का एक कॉन्सिक्वेंस है कि आपको सीजनल चेंजेस जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। जितने भी सीजनल चेंजेस होते हैं वो सारे आपको कब देखने को मिलते हैं, जो भी सीजनल चेंजेस हैं वो आपको कब देखने को मिलती है, अगर मान लो हम ये मान के चलते हैं कि सूर्य के सापेक्ष या अर्थ की जो सन के रिलेटिव पोजीशन है वो हमेशा स्टेशनरी रहती है, मतलब एक कांस्टेंट पोजीशन हो जाती है, तो कभी भी आपको सीजनल चेंजेस दिखाई नहीं देंगे।
यानी कि ऋतुओं के जो परिवर्तन होते हैं या सीजन्स के जो चेंजेस आपको दिखाई देते हैं वो इसी वजह से दिखाई देते हैं क्योंकि जो पृथ्वी होती है हमारी या हमारी जो अर्थ है उसकी जो पोजीशन होती है वो सन के कॉन्टेक्स्ट में बदलती रहती है। अब इसमें दो चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपसे कहा जाता है कि सीजनल चेंज, मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने पूछ लेता है, एक क्वेश्चन आ गया कि सीजनल चेंजेस ऑन अर्थ, पृथ्वी पर ऋतुओं के परिवर्तन ऑन अर्थ आर कॉज्ड बाय आर कॉज्ड बाय फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपसे कहा जाता है, ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट देता है ड्यू टू दी revolution of earth around sun, और दूसरा आपको दिया जाता है ड्यू टू tilted axis of the earth, ओके, ड्यू टू tilted axis of the earth। अब अगर आपको कहा जाता है एक ऑप्शन ए है ओनली वन, ओके, ऑप्शन बी है ओनली टू, ओके, ऑप्शन सी है ओनली वन एंड टू, और ऑप्शन डी कहा जाता है नीदर वन नॉट टू। तो ऐसी कंडीशन के अंदर में आपका आंसर होगा, मतलब हम दोनों की बात करेंगे, केवल रिवोल्यूशन से कुछ नहीं होगा कि अगर पृथ्वी घूम रही है तो उससे काम हो जाएगा। सीजनल चेंजेस जो आते हैं वो अर्थ के अक्षीय झुकाव यानी कि टिल्टेड एक्सिस जो होती है उसके कारण भी आते हैं। तो आप ये कह सकते हैं जो सीजनल चेंजेस होते हैं, सीजनल चेंजेस जो हैं हमारे, यानी कि ऋतुओं के जो हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस, ऑन अ टिल्टेड एक्सिस। अगर मान लीजिए एक्सिस टिल्टेड नहीं होगी और इस एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट होगी तो आपको वो सीजनल चेंजेस जो होंगे वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को कि हम जो सीजनल चेंजेस को एक्सपीरियंस करते हैं वो इसी वजह से एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अक्षीय झुकाव के कोण पर, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक टिल्टेड एक्सिस पर पृथ्वी के चारों, सूर्य के चारों ओर वो चक्कर काटती है, इस वजह से आपको सीजनल चेंजेस जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा अगर हम देखें, दूसरे की अगर हम बात करें तो हम जो इस कॉन्टेक्स्ट को हम डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि जो जितने भी अक्षांश होते हैं, अब देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हम पिछली वाली स्लाइड के अंदर में जाते हैं, अब देखिए सिंपल सी बात है कि पृथ्वी की जो सूर्य की किरणें हैं वो मार्च 21 जो है, मार्च 21 से जून 21 की तरफ जाते हैं हम, जून 21 से फिर सितंबर की तरफ जाते हैं, सितंबर से दिसंबर की तरफ मूव करते हैं और दिसंबर से लौट के फिर मार्च की तरफ आते हैं, तो ये पूरा एक साल हो जाता है। अब अगर आप देखेंगे तो जो सूर्य की किरणें हैं वो मार्च 21 से कहां पर लंबवत हो गई, जून 21 को जाकर कर्क रेखा पर, फिर कर्क रेखा से होते हुए कर्क रेखा से लौट के फिर दोबारा से इक्वेटर पे परपेंडिकुलर हो जाती है, फिर इक्वेटर से होते हुए फिर ये दोबारा से दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच जाती हैं और जो विंटर होता है, मतलब जो कैप्रिकॉर्न होता है उसमें जाके परपेंडिकुलर हो जाती हैं, अब फिर लौट के मार्च 21 पे चली जाती है। ओके, तो ये इस तरीके से हम अगर समझने की कोशिश करें तो इसमें एक बहुत छुपा हुआ जो कॉन्सेप्ट है या इसके अंदर में एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो सूर्य है, ओके, या सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं उनकी स्थिति जो होती है वो बदलती रहती है। ओके, सूर्य की जो लंबवत, आप लोगों को भी क्या बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? बैकग्राउंड मेरी तरफ से भी डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? नो नो सर। सर। कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा, चलिए अच्छी बात है। तो मैं, क्योंकि मेरे यहाँ अचल में आप बगल में कुछ शादी हो रही है तो उस चक्कर में बड़ा डीजे वीजे बज रहा है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को डिस्टर्बेंस आ रहा होगा। ओके, तो अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि ये स्थिति है क्या। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया हमने चार स्थितियों की बात कर ली। एक हमने स्थिति ले ली, ये इक्वेटर हमने यहाँ पे बना लिया और हमने कहा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ले लिया हमने 23.5 डिग्री उत्तर, और एक हमने ले लिया 23.5 डिग्री दक्षिण में। इसी तरीके से हर एक पे बना लेते हैं 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर, और एक हमने ले लिया 23.5 डिग्री दक्षिण। ओके, इसी तरीके से हमने यहाँ पे ले लिया, ओके, और हमने कहा कि 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, और इसी तरीके से एक हमने यहाँ पे ले लिया और हमने कहा कि 23.5 नॉर्थ और हमने कहा 23.5 साउथ। ओके, ये हमने ले लिया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम साल, मान लीजिए अगर हम सन की पोजीशन ये लेके चलते हैं और हमने कहा कि सन जो है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इक्वेटर के ऊपर।
इक्वेटर के ऊपर परपेंडिकुलर। तो ये कौन सी तारीख कहलाएगी? अगर सन रेज जो होती हैं वो इक्वेटर के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं तो हमने क्या बोला? मार्च 21। मार्च 21 को होती नहीं होती है, क्योंकि इसको हम विषुव भी कह देते हैं या इक्विनॉक्स भी कह देते हैं। इसको हम इक्विनॉक्स के नाम से भी जानते हैं। फिर हमने कहा कि हमारी एक कंडीशन ये है कि जब सन रेज जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उस पे परपेंडिकुलर है। सन रेज जो है दे आर परपेंडिकुलर ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर है। और इसके लिए हमने तारीख क्या ली? जून 21। इसी तरीके से अगर हम लौट के आते हैं तो दोबारा से सन जो होता है वो इक्वेटर पे परपेंडिकुलर हो जाता है। और इसके लिए तारीख क्या होती है? इसके लिए हम तारीख की क्या बात करें? इसके लिए कौन सी तारीख लेते हैं हम लोग? ओके, 22 सितंबर। सितंबर 22। और फिर उसके बाद सन जो है वो लौट के, सन जो है वो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उस पर जाके परपेंडिकुलर हो जाता है। और उसके लिए हमने कौन सी तारीख लेते हैं? दिसंबर 22। ओके, अब तुम ये मूवमेंट को समझने की कोशिश करो। पहली बात तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो सन जो होता है वो मूव नहीं कर रहा है लैटिट्यूड टू लैटिट्यूड, वो मूव नहीं कर रहा है। जो हमारी पृथ्वी है या जो हमारी अर्थ है उसकी सन के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि सूर्य की किरणें जो है उनमें एक मूवमेंट जो होता है वो आपको दिखाई देने को मिलता है कि सूर्य की जो परपेंडिकुलर रेज हैं उनके अंदर में आपको चेंजेस होते हुए दिखाई देते हैं और आपको ये लगता है कि सूर्य जो है वो मूव कर रहा है, जबकि वास्तविक तौर पे या रियलिटी में सूर्य मूव नहीं कर रहा है, आप मूव कर रहे हैं और आपकी जो सन के रेस्पेक्ट में पोजीशन है वो लगातार चेंज हो रही है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये 21 मार्च वाला और 22 सितंबर वाला एक सा है सर कॉन्सेप्ट क्या? हाँ बेटा, दोनों इक्विनॉक्स कहलाते हैं ना, दोनों इक्विनॉक्स कहलाते हैं। तो ओके, सर डिफरेंस क्या होगा फिर? दोनों में डिफरेंस यही होता है कि बेटा डिफरेंस तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम, बस हम सीजनल डिफरेंसेस के नाम से हम लोग बोल देते हैं इसको। ओके, एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स हो जाता है, एक ऑटम इक्विनॉक्स हो जाता है, बस दोनों में फर्क ये होता है सीजनल डिफरेंसेस के नाम से। ओके, ओके। हाँ, बस इसका मतलब ये होता है कि सितंबर 22 के बाद हम ये बोल देते हैं कि सूर्य अब दक्षिणायन हो जाएगा। ओके, सितंबर 22 के बाद दक्षिणायन मतलब दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत हो जाएगा। ओके, और मार्च 21 के बाद हम ये कह देते हैं सूर्य अब उत्तरायण हो जाएगा। मेरी बात समझे आप? सूर्य क्या होगा? अब उत्तरायण हो जाएगा। तो ये यस सर। जनरली हम लोग वो टर्म्स जो होती हैं उनको यूज कर लेते हैं। अब तुम एक चीज को समझो कि मार्च 21 से जून 21 तक जाने में ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि मार्च 21 को वो बंद हो गया होगा, सीधा जून 21 को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर दिखाई दिया होगा। ये बीच का दूरी भी तो तय करी होगी नहीं होगी उसने? मार्च से जून की तरफ जाने में उसने बीच के लैटिट्यूड जो होंगे वो भी तो कवर करे होंगे, नहीं करे होंगे? बता सकते हैं आप मेरे को, करे होंगे या नहीं करे होंगे? यस तो सर कहने का करेंगे। मतलब है कि इनकी अगर बीच की डेट अगर हम लेंगे तो बीच की डेट में सूर्य जो होगा, सूर्य जो लंबवत होगा वो कहां पर होगा? इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लंबवत होगा, या इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर होगा। होगा? यस सर होगा। हाँ, अब मुझे सिंपल कैलकुलेशन से बताओ सब लोग, एक सिंपल कैलकुलेशन करके मुझे आप सभी लोग इस चीज के बारे में बताइए कि अगर हम सन का मूवमेंट अगर हम ले रहे हैं तो वो कितने समय के अंदर में, अगर मैं आपसे कहता हूं कि कितने समय के अंदर में ये मार्च 21 से जून 21 पे पहुंचने में कितना टाइम दिया, मतलब विषुवत रेखा से या इक्वेटर से वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वहां पर पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा? 3 मंथ। 3 महीने लग गए लगभग। 3 महीने का मतलब कितना हो गया? मार्च 21 से जून 21 कितना हो गया? 3 महीने हो गए। 3 महीने का मतलब कितना हो गया? 90 दिन। और 90 दिन में कितने अक्षांश ट्रेवल करे उसने, कितने लैटिट्यूड ट्रेवल करे, बता सकते हो? 23.5। 23.5। 23.5। तो आप ये कह सकते हो कि 90 दिन में, लकी सुन रहे हो मेरी बात, 90 यस दिन के सर। अंदर में 23.5 अक्षांश वो ट्रेवल करता है। तो एक दिन में कितने कर लेगा? एक दिन में कितने लैटिट्यूड ट्रेवल करेगा? लगभग सर 3 दिन में एक। 3 दिन में तो नहीं कहेंगे हम, लगभग 4 दिन में एक कहेंगे, 1/4 कह देंगे, है ना? यस सर। एक मोटी मोटी कैलकुलेशन के तौर पर देखें तो एक दिन में 1/4 डिग्री वो ट्रेवल करेगा। और क्या मतलब हुआ? 4 दिन में एक एंगल, एक लैटिट्यूड ट्रेवल करेगा। ये कैलकुलेशन अब तुम्हारे दिमाग में रहेगी कि एक दिन में सूर्य जो होता है उसकी जो पोजीशन चेंज होती है वो कितने डिग्री चेंज होती है? 1/4 डिग्री। ये पॉइंट क्लियर है सब लोगों को? सब यस लोगों को सर। क्लियर है? यस सर।
ओके, अब अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अगर याद है तो हम एक बहुत बढ़िया चीज हम निकाल सकते हैं। अब इससे क्या हो सकता है, अगर आपको ये चीज आपके दिमाग में है तो आप हमेशा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का कैलकुलेशन कर सकते हो, यार एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का कैलकुलेशन कर सकते हो, कि जिसमें आप किसी भी तारीख पर आप ये कैलकुलेट करके बता सकते हो कि आज सूरज जो होगा वो कौन से अक्षांश पर या कौन से लैटिट्यूड पर परपेंडिकुलर होगा। अगर आपको ये रूल याद है, अगर आपको ये रूल याद है कि एक दिन में कितनी परपेंडिकुलर पोजीशन चेंज होती है, 1/4 डिग्री। ओके, 1/4 डिग्री। ओके, तो आप हमेशा ये निकाल सकते हो कि आज की तारीख पे जो सन होगा वो कौन से लैटिट्यूड पर परपेंडिकुलर होगा, ये आप निकाल सकते हो। किस तरीके से? चलिए कोई भी तारीख बोलो जो तुम्हें सबसे अच्छी लगती हो। मैं चलो स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट करता हूँ और मुझे तारीख बताओ कि जो तुम्हें सबसे अच्छी लगती है। निधि शर्मा, निधि शर्मा आप मुझे बताओ कि जो तारीख आपको सबसे अच्छी लगती है आप मुझे बताओ, और उस तारीख पे हम ये निकालेंगे कि सन जो है वो कौन से लैटिट्यूड पर परपेंडिकुलर है। निधि शर्मा। यस सर। हाँ बेटा, कोई भी तारीख मुझे बताओ जिस तारीख को आप ये मानना चाहते हो कि जिस तारीख को कि उस तारीख पे आपको सन की परपेंडिकुलर पोजीशन निकालनी। सर आज की डेट। आज की डेट ले लेते हैं। आज की डेट क्या है हमारी? चलो हम कल की ले लेते हैं, 30 तारीख। आज तो खत्म हो गया ना दिन आज का, तो हम एक काम Yes. करते हैं, 30 नवंबर की डेट ले लेते हैं और हम ये निकालते हैं कि 30 नवंबर को सूर्य जो होगा या सन जो होगा वो कौन से अक्षांश पर परपेंडिकुलर होगा, हमने ये निकालना है। ओके, या कौन से लैटिट्यूड पर वो परपेंडिकुलर होगा, हमने ये कैलकुलेट करना है। ओके, अब देखिए 30 नवंबर। अब आपको पता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ रेफरेंस पोजीशंस ले लेंगे। ओके, अब हमें ये पता है कि सन जो था वो सितंबर में कहां पे परपेंडिकुलर था? सितंबर 22 को कहां पे था? यहां पे था, इक्वेटर पर। है ना, इक्वेटर पे था। और हमें ये भी पता है कि सन जो होगा वो दिसंबर 22 को कहां पे परपेंडिकुलर होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, यानी कि कैप्रिकॉर्न। 23.5 डिग्री साउथ पर। ये तो हमें पता है ना, ये तो हमें रेफरेंस पोजीशन हमें पता है। अब 30 नवंबर को जो सन होगा वो इन इन दो पोजीशन 0 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ही होगा कहीं ना कहीं। अरे भाई, दिसंबर 22 ये हो गया। सितंबर 22 को सन कहां था? इक्वेटर पे परपेंडिकुलर था। और दिसंबर 22 को सन कहां पर परपेंडिकुलर होगा? आगे चल के कहां पे परपेंडिकुलर होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न पर। तो अब मुझे बताओ कि 30 नवंबर को सन इन दोनों पोजीशन के बीच में ही होगा ना? यस सर। होगा तो, लेकिन ये कहां पर होगा ये हमें निकालना होगा। कहां पर होगा ये निकाल। अब तुम्हें पता है कि सितंबर 22 से 30 नवंबर तक के दिन गिन लो, कितने होंगे? सितंबर 22 से 30 नवंबर तक के दिन गिन लो। 8 सितंबर के हो गए, 8 सितंबर के हो गए, 31 उसके हो गए अक्टूबर के, और 30 नवंबर के हो गए। ओके, 40-70 दिन हो गए लगभग, हो गए नहीं हो गए? 70 डेज हो गए। और एक दिन में कितना ट्रेवल करता है? 1/4 डिग्री। एक दिन में 1/4 डिग्री करता है ना, कल अभी हमने पीछे निकाला था, कितना ट्रेवल करता है? 1/4 डिग्री। तो एक दिन में 1/4 डिग्री ट्रेवल करता है, तो 70 इंटू 1/4 कर लिया हमने, तो कितना हो गया? वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। 17.5 के करीब। 17.5, चलो हम 17 मान लेते हैं। यस सर। ठीक है, 17 मान लेते हैं, चलो 18 ले लेते हैं, चलो मोटा मोटा कैलकुलेशन के लिए। ओके, तो 18 ले लिया, तो इसका मतलब 0 डिग्री से कितना मूव कर गया होगा? वो 18 डिग्री। यही तो मतलब हुआ इसका, क्योंकि हमने सितंबर 22 से निकाला है ना, तो 0 डिग्री से कितना मूव कर गया होगा? 18 डिग्री। तो आज कल जो होगा सूर्य जो होगा वो 18 डिग्री पे, यानी कि 18 डिग्री दक्षिण पे परपेंडिकुलर होगा। ये पॉइंट क्लियर है? जो सन होगा वो कहां पे परपेंडिकुलर होगा? 18 डिग्री साउथ पे परपेंडिकुलर होगा। ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? यस सर, आ गया। ओके, 18 डिग्री साउथ जो होगा वहां पे परपेंडिकुलर होगा सन जो होगा, 18 डिग्री साउथ पे परपेंडिकुलर होगा। चलो हम कोई और तारीख देख लेते हैं निधि, चलो कोई और तारीख देख लेते हैं। चलो एक तारीख लेते हैं हम लोग, सपोज करो हम एक तारीख लेते हैं, हमने ली हमने कहा 26 जनवरी। ओके, 26 जनवरी हमने ले लिया। अब इस 26 जनवरी को आपको निकालना है कि सूर्य जो होगा वो कहां पे परपेंडिकुलर होगा। निकाल सकते हैं। अब वही बात है कि 26 जनवरी के लिए
आपको ये पता है कि दिसंबर 22 को वो यहाँ पर होगा, कहाँ पर, 23.5 डिग्री साउथ पर। ओके, और लौट के मार्च 21 को वो कहाँ पर होगा, इक्वेटर पे होगा। तो अब ये तो कंफर्म हो गया ना, दिसंबर और जनवरी का मतलब क्या होगा, सूर्य जो होगा वो यहीं पे कहीं बीच में होगा या नहीं होगा? अरे होगा तो सूर्य जो होगा या सन जो होगा वो सदर्न हेमिस्फीयर में ही होगा ना। अब यस सदर्न सर। हेमिस्फीयर में अगर वो होगा तो अब आपको ये निकालना है कि 26 जनवरी को कहाँ होगा। अब तुम्हें ये पता है कि अभी दिसंबर 22 से कहाँ चला है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मूव करा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से मूव करा है। तो अब दिसंबर 22 से 26 जनवरी तक के दिन निकाल लो, कितने हो गए? 34। 32 डेज हो गए। यानी कि यहां से 32 डेज आगे निकल गया है, मतलब यहां से 32 डेज आगे। और एक दिन में कितना ट्रैवल करता है? 1/4। तो कितना हो गया? 8। 8। इसका मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से वो कितना लैटिट्यूड आगे ट्रैवल कर गया, लौट के इक्वेटर की तरफ? 8 डिग्री। तो 8 डिग्री बढ़ा दो तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, कौन सी वैल्यू आ जाएगी जरा बताओ? 8 डिग्री। 31.5। 31.5। 31.5 कहाँ से आ जाएगी? जब जीरो की तरफ तुम चलोगे तो 31.5 कहाँ से आ जाएगी? माइनस नहीं करोगे उल्टा माइनस। यस तो सर। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25.5 नहीं हो जाएगा बेटा? 25.5 हो जाएगा ना? 25.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25.5 ही चलो मान लेते हैं हम लोग। ओके, 25 ही हम लोग मान लेते हैं, तो 25, लगभग 25 हो जाएगा। ओके, तो आप सॉरी 25 नहीं, पर सॉरी मैं गलत कैलकुलेट कर लिया। 23.5 में से अगर 8 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 15। 15। 15 15। 15 आ जाएगा। तो ये 15 डिग्री साउथ हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? नहीं समझ में आया लकी? सर माइनस क्यों कर रहे हैं हम? इक्वेटर की तरफ जाओगे तो माइनस ही तो करोगे, और प्लस थोड़ी करोगे। हाँ ठीक है। इक्वेटर की तरफ जाओगे ना। अब दिसंबर 22 से मार्च 21 पे सूर्य जो होगा वो कहाँ पे लंबवत होता है? इक्वेटर पर। परपेंडिकुलर कहाँ पे होता है? इक्वेटर पर। तो जो सूर्य है, जैसे मैंने आपको बताया था, सूर्य की जो परपेंडिकुलर पोजीशन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में ही होती है। हाँ। इसके अलावा तो किसी भी लैटिट्यूड पर सन जो होगा कभी परपेंडिकुलर होगा ही नहीं। ओके। हमेशा ध्यान रखना कि जो सनरेज होती हैं वो हमेशा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में ही परपेंडिकुलर होती हैं। यस सर। इसके बियॉन्ड तो कभी होंगी ही नहीं। ऑब्लिक होंगे। हाँ ऑब्लिक होंगी, आप कह सकते हो ऑब्लिक होंगी, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होंगी। ओके सर। इसलिए तो हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न को अपना एक रेफरेंस लैटिट्यूड लिया है। क्यों हमने रेफरेंस लैटिट्यूड लिया है? ये रेफरेंस लैटिट्यूड हमने अपने इसलिए लिए हैं ग्लोब के ऊपर क्योंकि जो सन रेज होती हैं वो इन्हीं लैटिट्यूड के बीच में परपेंडिकुलर होती हैं, इसके बियॉन्ड कभी भी परपेंडिकुलर। ओके सर। ये पॉइंट क्लियर हुआ निधि? यस सर। निधि यस आपको सर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। हाँ। अब एक चीज को और समझने की कोशिश करो कि अगर मान लो सपोज करो कि कोई, चलो हम एक डेट और ले लेते हैं, हम 15 अगस्त की डेट ले लेते हैं। ठीक है, हम 15 अगस्त की डेट ले लेते हैं। अब 15 अगस्त पर निकालो तुम लोग। अब वही हम लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहले हमने अपनी रेफरेंस डेट ले लेनी है। अब आपको पता है 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब आपको पता है कि मार्च 21 को ये यहाँ पे था, मार्च को यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे कब कब होगा? मार्च 21 को होगा और सितंबर 22 को होगा। सितंबर। यस सर। और यहाँ पे कब होगा? जून में होगा, जून 21 को। अब आपको पता है आपका अगस्त जो आ रहा है वो जून और सितंबर के बीच में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जून और सितंबर के बीच में आ रहा है ना, अगस्त जो आएगा वो जून और सितंबर के बीच में आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 15 अगस्त को जो सन होगा वो उत्तरी गोलार्ध में होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में होगा। अब आपको ये निकालना है कि कहां पर होगा, क्योंकि सितंबर 22 तक तो वो यहां पहुंच जाएगा। और जून 21 को कहां से निकला है? कर्क रेखा से, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से निकला है। टॉपिक तो ऑफ कैंसर। हाँ, तो जून 21 से 15 अगस्त के दिन निकाल लो, कितने हो गए? 9 दिन तो जून के हो गए, 31 जुलाई के हो गए, अब 15 इधर आ गए आपके। कितने हो गए? 40-55 दिन हो गए, नहीं हो गए?
अरे हो गए बच्चों? 55। 55 यस हो गए? सर। 55 हो गए। अब एक दिन में कितना ट्रेवल करता है? 1/4। ये तो अभी हमने पीछे निकाला था ना, 1/4 डिग्री ट्रेवल करता है। तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 और 4 ही मान लो, चलो 4 चौक 16, 14 डिग्री मान लो तुम। ओके, अब 14 डिग्री का तुम ले लो कि 23.5 से 14 डिग्री चल दिया है। 14 डिग्री किधर की तरफ चल दिया है? इक्वेटर की तरफ। तो टुवर्ड्स आप इक्वेटर। टुवर्ड्स इक्वेटर, तो कितना बच जाएगा? 14 डिग्री माइनस कर दो, 23.5 में से 14 डिग्री माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 23.5 में से अगर 14 डिग्री तुम माइनस कर देते हो तो लगभग 9.5। 9.5 के लगभग हो गया। तो इसका यस मतलब वो 9.5 पे 9.5 डिग्री नॉर्थ जो होगा उस पे परपेंडिकुलर होगा। 9.5 या 9 जो भी आपका वैल्यू आएगी वो आप कैलकुलेट करके डाल सकते हो उसमें 15 अगस्त को। आई बात समझिए, समझ में आपके? ये बात समझ में आई सब लोगों के कि यस सर। जब सन की जो परपेंडिकुलर पोजीशंस होती हैं वो वेरी करती हैं किसके बीच में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, मैं सबसे बता रहा हूं कि जो सूर्य की लंबवत स्थिति होती है वो रोज बदलती है, लेकिन सूर्य जो लंबवत होगा वो केवल कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होगा। और एक दिन में केवल एक ही अक्षांश पर लंबवत होगा, किसके बीच में? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के किसी भी एक अक्षांश पर वो लंबवत होगा एक दिन में। नेक्स्ट डे उसकी परपेंडिकुलर पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब आपसे कहा जाता है कि सन की परपेंडिकुलर पोजीशन से मतलब क्या है? परपेंडिकुलर पोजीशन का मतलब ये होता है कि जब सन का जो नून टाइम होता है किसी भी दिन का, नून टाइम पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ओके, दोपहर के 12 बजे का जो टाइम होता है उस टाइम में 90 डिग्री का एंगल सन का उस जगह पे बनना चाहिए। अगर सन का 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो वो क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा। और सन का अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा तो वहां पे वो परपेंडिकुलर ना कहला के क्या कहलाएगा? ऑब्लिक कहलाएगा। पॉइंट क्लियर है सब लोगों को? ओके, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है क्लाइमेटोलॉजी के अंदर में? मेन चीज ये आती है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब ये आपको पता चल गया कि सन जो है, सन इज perpendicular between 23.5 north and 23.5 south. Is perpendicular between 23.5 north and 23.5 south. Okay, on one latitude in a day. ये पॉइंट क्लियर हो गया। और इसका मतलब ये भी हुआ कि सन जो होगा वो बाकी जितने भी अक्षांश होंगे या जितने भी लैटिट्यूड होंगे उस पे क्या होगा? ऑब्लिक होगा। ऑब्लिक होगा नहीं होगा? या हम तिरछी किरणें पड़ेंगी। अब ये आपको सिंपल रूल पता है कि अगर सूर्य से आने वाली किरणें जो होंगी अगर वो परपेंडिकुलर होंगी, अगर वो परपेंडिकुलर होंगी तो वो क्या करेंगी? लेस डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी। और लेस डिस्टेंस अगर ट्रैवल करेंगी तो जाहिर सी बात है उनसे आने वाली जो ऊष्मा होगी या उनसे आने वाली जो हीट होगी वो ज्यादा होगी नहीं होगी? हीट बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? उनसे मिलने वाला जो इंसोलेशन होगा या जो विकिरण होगा वो बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? लेकिन अगर सन से आने वाली जो रेज हैं वो ऑब्लिक है, वो अगर ऑब्लिक है तो क्या होगा? वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी, मोर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी। और जब मोर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी तो उनसे आने वाली हीट जो होगी वो भी कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अब सिंपल सी बात है कि अगर मान लो सपोज करो कि तुमने कहीं पे आग लगा के बैठे हुए हो, तुम एक आग लगा के बैठे हुए हो, अगर तुम उसके जितना पास हो गए, अगर तुम उसके पास हो गए तो तुम्हें ज्यादा हीट मिलेगी, तुम दूर पे जाके बैठ जाओगे तो तुम्हें हीट कम मिलेगी। आई बात समझ में? इसका कारण क्या होता है कि जब हीट आप तक पहुंचेगी तो बीच के वायुमंडल के अंदर में भी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। ओके, और आप तक पहुंचते पहुंचते उसकी मात्रा जो होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरीके से सूर्य की स्थिति है कि अगर सूर्य के, अगर हम बात करें कि अगर सूर्य, ये पृथ्वी है और अगर जो किसी भी जगह पे ये हमने विषुवत रेखा बना दी और ये हमने कर्क रेखा बना दी और ये हमने मकर रेखा बना दी, अगर सूर्य जो होगा वो इक्वेटर पे परपेंडिकुलर होगा तो बाकी जगहों पे क्या होगा? ऑब्लिक होगा। ऑब्लिक होगा, इन सब जगहों पे क्या होगा? सन ऑब्लिक होगा। अब तुम तो एक चीज को देखो कि मुझे बताओ किसकी लेंथ ज्यादा है? अगर मैंने इसको ए कहा, इसकी बी कहा, इसको सी कहा, तो किसकी लेंथ ज्यादा है? ए वाले सी। की या बी वाले की या सी वाले की?
सब लोग जवाब दो, और लोग भी अपना माइक ऑन करके मुझे जवाब दो प्लीज, कि लेंथ किसकी ज्यादा है? लेंथ किसकी ज्यादा है? हेमंत जल्दी से जवाब दो। सी हाँ, सी की लेंथ सी जो है, सी की लेंथ ज्यादा है। ओके, अब जब सी की लेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर सी की लेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य की जो किरणें होंगी उनको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। ओके, यानी कि सन रेज विल ट्रैवल मोर डिस्टेंस, और जब सन रेज को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी तो जो हमारा वायुमंडल है ना, अगर हमने कहा कि वायुमंडल है, अगर हमने ये बनाया कि वायुमंडल है, ये हमारे चारों ओर का एक वायुमंडल है। अब तुम देखो वायुमंडल के अंदर में किसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा? सी वाले का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, बी वाले का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ए वाले का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा? तुम देखो वायुमंडल में चलने वाली दूरी इसकी ज्यादा है, इसकी उससे कम है, और इसकी बिल्कुल ही कम है। तो किसका प्रकाश का जो एब्जॉर्प्शन होगा, या ऊष्मा का या हीट का जो एब्जॉर्प्शन होगा, वो कौन सी वाली स्थिति में ज्यादा होगा? सी वाली में, बी वाली में, या ए वाली में? सी वाली स्थिति में ऑब्जर्वेशन ज्यादा होगा। हाँ, एब्जॉर्प्शन जो होगा वो ज्यादा होगा। इसका मतलब जी। सी के माध्यम से जो हीट पहुंचेगी वो कम पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? सी के इस रूट से जो हीट जाएगी वो कम पहुंचेगी। जी, क्योंकि वो वायुमंडल से होते हुए जाएगी और वायुमंडल ज्यादा लेगी, इसीलिए जो है सी का जो है हाँ, इसलिए सनरेज जो है वो ये जो कम अक्षांश पहुंचेगा। होंगे, ये जो अक्षांश होंगे, ये ठंडे अक्षांश हो जी जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? ये जी ठंडे जी अक्षांश होंगे। अब यहाँ पे जी तुम देखो, यहाँ पे किरणें क्या हो रही है? लंबवत जा रही है, ये कम दूरी जी तय करेंगी, तो जिसकी वजह जी से वो क्या होगा? डायरेक्ट डायरेक्ट मिल डायरेक्ट रही है जो तो है हीट सनरेज ज्यादा होगा। मिलेगी, तो ये गर्म अक्षांश हो जाएंगे, ये जी सारे के सारे। हमेशा ध्यान रखना कि पृथ्वी को चलाने के लिए, ठीक है भाई, हम पृथ्वी की अगर हम बात करें तो एक एक पूरा एक सिस्टम है, तंत्र है, और प्रत्येक तंत्र को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एक हमें क्या चाहिए होती है? ऊर्जा का स्रोत चाहिए होता है। अरे भाई, हमारी भी तो बॉडी ऊर्जा से ही चलती है, और वो ऊर्जा का स्रोत आपके लिए कहाँ से होता है? जब आप खाना खाते हो, खाना खा के पेट के अंदर में जाके उसका डाइजेशन होता है, उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, और उससे आपको एनर्जी मिलती है, और उससे आपकी बॉडी की जितनी भी चीजें होती हैं वो चलती है। ये तो आपको पता ही होगा ना। इसी तरीके से पृथ्वी को चलाने के लिए भी एक हमें सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, और ये सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है। तो सन से जो हमारी पृथ्वी पे जो भी चीजें, जैसे अगर हम कहें एटमॉस्फेरिक फिनोमेना की अगर हम बात करें, अगर हम एटमॉस्फेरिक फिनोमेनास की अगर हम बात करें, ओके, या पृथ्वी पे ओशन करंट्स की अगर हम बात करें, या पृथ्वी पे हम और भी चीजों की अगर हम बात करें, पृथ्वी पे हम बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, तो किसी भी चीज को विकास के लिए या किसी भी चीज की ग्रोथ के लिए आपको क्या चाहिए? एक सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, और ये सोर्स ऑफ एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। अब सिंपल सी बात है, जहां पे एनर्जी ज्यादा मिलेगी, जहां पे एनर्जी ज्यादा मिलेगी वहां पे तापमान भी अधिक होगा, और जहां पे एनर्जी कम मिलेगी वहां पे तापमान भी कम होगा। अब है, एक चीज को समझने की कोशिश करो कि अब एक बार बताओ, यहाँ पे तापमान, यहाँ का टेम्परेचर हमने टी कहा, T1 कहा, ओके, और यहाँ का टेम्परेचर हमने क्या कहा? T2 कहा। अब मुझे बताओ टेम्परेचर कहाँ का ज्यादा होगा? T1 का ज्यादा होगा, T2 का ज्यादा होगा? T1 का ज्यादा होगा। T1 का ज्यादा होगा। हम्म जी यानी कि वायुमंडल की अगर हम बात करें तो वायुमंडल के अंदर में हम देखें तो यहाँ का तापमान अधिक होगा, यहाँ का तापमान कम होगा, तो T1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन T2। ओके, अब मुझे ये यस बताओ कि किसी भी दो जगह के ताप में अगर अंतर होगा, मान लो ये T1 है और ये T2 है, ओके, T1 है एक और एक T2 है, ओके, अगर किसी भी जगह के दो जगह अगर ताप में अगर अंतर होगा तो क्या होगा? उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लो सर, सपोज करो, मौसम पे प्रभाव पड़ेगा हाँ बेटा, अब और राहुल वहाँ के समझो, जलवायु पे प्रभाव मान पड़ेगा। लो एक हमने ये लिया, एक हमने हॉट लिक्विड लिया और एक हमने कोल्ड लिक्विड लिया, और दोनों को सटा के रख दिया, हमने मिला के रख दिया, तो क्या होगा? हीट जो होगी वो हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगी, नहीं जाएगी? इसी तरीके से अगर T1 का तापमान अधिक है T2 की तुलना में, तो T1 से जो हीट होगी वो T2 की ओर जाएगी, नहीं जाएगी? हीट का ट्रांसफर होगा, नहीं होगा? अरे बोलो बच्चों। यस सर। जी 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 और ये हीट का ट्रांसफर, यानी कि आप ये कहिए कि इन जगहों से हीट का ट्रांसफर उच्च अक्षांशों की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होने लगेगा, उच्च अक्षांशों की तरफ होने लगेगा। और ये ट्रांसफर ऑफ द हीट किसके माध्यम से होगा? पवनों के माध्यम से। विंड्स जो होंगी, विंड्स भी क्या करती हैं? ट्रांसफर ऑफ हीट। या फिर क्या होगा? ओशन करंट्स होंगी, महासागरीय धाराएं होंगी, ओके, वो हीट का ट्रांसफर करेंगे। और ये ऐसा क्यों जरूरी है?
क्योंकि हमारे अगर ऐसा नहीं होगा, मान लो सपोज करो ऐसा नहीं होता, तो क्या होगा, T1 का तापमान बढ़ता जाएगा और T2 का तापमान कम होता जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ट्रॉप जो ये वाले एरियाज होंगे जहाँ पे सर सूर्य की स्थिति लंबवत होती है, सर उनके एयर तापमान बढ़ते जाएंगे। और एयर जहां के पे, हाँ बेटा, हेलो बोलिए। जी बोल रहे सर कि एयर के माध्यम से हिट जाएगा, वो तो समझ रहे हैं, बट सर ये ओशियन करंट के माध्यम से हाँ, कैसे ओशन जाएगा? करंट्स का भी माध्यम होता है बेटा। जब एयर चलती है ना, तो जनरली क्या होता है कि हमारी जो ओशन करंट्स होती है ना, वो भी तापमान से प्रभावित होती है, टेम्परेचर से प्रभावित होती है। किस तरीके से कि जिस जगह का तापमान अधिक होगा तो वहाँ की डेंसिटी में चेंजेस आ जाते हैं, वहाँ की जो सघनता होती है या जो घनत्व होता है पानी का, उसमें परिवर्तन आ जाते हैं। और उस परिवर्तन के फलस्वरूप पानी का ऊपर बैठना और नीचे उठना, नीचे ऊपर से नीचे जाना या नीचे से ऊपर आने वाली क्रियाएं होती हैं। ओके, तो जिसकी वजह से महासागरीय धाराएं जो होती हैं वो डेवलप होती हैं। महासागरीय धाराएं के पीछे, डेवलप होने के पीछे दो कारण होते हैं। ओके, एक तो तापमान होता है, ओके, एक तो टेम्परेचर होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? एक तो जी टेम्परेचर होता है, ओके, और जी एक सर। होता है सैलिनिटी, लवणता। ओके, तो जनरली जो ओशन करंट्स होती हैं वो टेम्परेचर ड्रिवन भी हो सकती हैं और सैलिनिटी ड्रिवन भी होती हैं, लेकिन इनके अंदर में जो मूवमेंट आता है, जो इनके अंदर में बेसिक मूवमेंट आता है, वो विंड ड्रिवन फैक्टर्स की वजह से भी आता है। विंड ड्रिवन, ये पवनों के माध्यम, जब हवाएं जो होती है ना, जब हवाएं जो होती हैं वो महासागरों के ऊपर से निकलती हैं, पवनें जो होती हैं, तो अपने साथ साथ फ्रिक्शन से पानी को भी लेके चलती हैं, जिसकी वजह से पानी में भी एक क्या होता है, मूवमेंट आ जाता है। और इन्हीं मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ओशन करंट्स के नाम से जानते हैं। बात आई समझ में? तो ज्यादातर जो हीट का ट्रांसफर होता है वो पवनों के माध्यम से होता है। आप ये कह सकते हैं 2/3 जो हीट का ट्रांसफर होता है वो पवनों के माध्यम से होता है, और 1/3 जो हीट का ट्रांसफर होता है वो महासागरीय धाराओं के माध्यम से होता है। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा हमारी पृथ्वी के ऊपर, मान लो सपोज करो अगर हमारी पृथ्वी पे ऐसा नहीं होगा, तो उसका परिणाम क्या होगा कि कुछ अक्षांशों का तापमान तो बहुत बढ़ जाएगा, और कुछ अक्षांश जो होंगे उनका तापमान क्या होगा, काफी कम हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी का औसतन तापमान क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। वो केवल इसी वजह से हो पाता है क्योंकि जहां पे हीट एक्सेस में होती है, जब हीट एक्सेस में होती है तो वहां की हीट क्या होती है, वहां की हीट क्या होती है, दूसरी जगह ट्रांसफर होने लगती है, या वहां पे जाके ट्रांसफर होने लगती है। और वो ट्रांसफर का काम कौन करता है, पवनें करती हैं, या ओशन करंट्स जो होती हैं वो करती हैं। और इन्हीं पवनों के चलने के फलस्वरूप आपको कई प्रकार की मौसमी घटनाएं या परिवर्तन जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। समझ में आया आप लोगों को बात? ये बात समझ में जी आई? कोई है ऐसा क्लास में जिसको ये डाउट है इसको लेके? कोई है ऐसा क्लास में जिसको डाउट है? निधि, कोई आपको डाउट है इसमें क्लास में? नो निधि, सर। क्लियर है? ओके। यस सर। एसके मोनिरुल, मोनिरुल आपका क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे? ओके, चलिए तो फिर हम आगे चलते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि क्यों हम लोगों ने यहाँ पर एक सन एंगल के बारे में डिस्कस करने की कोशिश की। हाँ मोनिरुल, मोनिरुल क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने ये देखा, हमने एक्चुअल में क्या स्टडी करा कि डिफरेंस इन सन एंगल पोजीशन, ओके, causes टेम्परेचर वेरिएशन। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि सूर्य के कोण में परिवर्तन से क्या होता है, तापमान में भी परिवर्तन आ जाता है। सूर्य में कोण के परिवर्तन से तापमान में भी परिवर्तन आ जाता है, आ जाता नहीं आ जाता? और टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से ही, टेम्परेचर जो वेरिएशन होता है उसी से ही क्या होती है सारी, टेम्परेचर वेरिएशन क्या करता है, उसी की वजह से क्या होता है सारा मूवमेंट इन एटमॉस्फेयर या मूवमेंट इन वाटर होता है।
मूवमेंट इन वाटर होता है। ये पॉइंट क्लियर है? मूवमेंट इन एटमॉस्फेयर और मूवमेंट इन वाटर होता है। मूवमेंट इन एटमॉस्फेयर को हम क्या बोल सकते हैं? उनको हम विंड्स कह सकते हैं। और मूवमेंट इन वाटर को हम जनरली क्या बोलते हैं? ओशन करंट्स के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? अब तुम इसको इस तरीके से समझो। मान लीजिए एक पानी है, ओके, समुद्र को तुम इस तरीके से मान लो, और समुद्र के अंदर में ये एक लेवल है समुद्र का, और हमने कहा कि ये उच्च अक्षांश है, 70 डिग्री नॉर्थ है और ये इक्वेटर है। अब तुम मुझे बताओ, ठंडी 70 डिग्री नॉर्थ पे तापमान तो कम होगा ना? तापमान कम होगा या ज्यादा होगा? 70 डिग्री नॉर्थ पर तापमान कम होगा या ज्यादा होगा? अरे 70 डिग्री नॉर्थ पे मुझे बताइए, तापमान कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। तो यहाँ का तापमान जो होगा काफी कम होगा, जिसकी वजह से पानी जो होगा वो नीचे की ओर बैठेगा, नहीं बैठेगा? ठंडा पानी जो होगा उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? वाटर की डेंसिटी बढ़ जाएगी ठंडे पानी की, जी तो पानी नीचे की ओर बैठेगा, और पानी जी नीचे की ओर बैठ के किधर की तरफ जाएगा? इक्वेटर की ओर 0 जाएगा। डिग्री इक्वेटर की ओर। और इक्वेटर की तरफ से क्या होगा? जब तापमान में परिवर्तन आएगा तो पानी हल्का होता जाएगा, हल्का होके क्या और होगा? ऊपर ऊपर। हो चला जाएगा। अब तुम मुझे बताओ, ये जो ऊपर आ जाएगा पानी, ये दोबारा से सरफेस के तौर पे भी तो जाएगा, नहीं जाएगा? अब ये पानी कहाँ से जाएगा? ये पानी क्या होगा? जो पवनें चल रही होंगी वो इस पानी को ड्रैग करके दोबारा से यहाँ पे लेके जाएंगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ का तो सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? लेकिन ये जो पानी की यहाँ पे कमी होती है, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए ऊपर की तरफ से भी पानी जो होता है वो बहने लगता है, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए। ओके, उसकी उसकी उसका रिप्लेनिशमेंट के लिए पानी जो होता है ऊपर से बहने लगता है, और ये जो पानी बहता है इसी को हम क्या बोलते हैं? ओशन करंट्स के नाम से जानते हैं। ओके, अब तुम एक चीज को समझो, जब ओशन करंट्स इक्वेटर से और हायर लैटिट्यूड की तरफ जाएंगी या उच्च अक्षांशों की तरफ जाएंगी, तो यहाँ के पानी जो होगा इसकी हीट भी लेके जाएंगी, नहीं जाएंगी? हीट का भी ट्रांसफर करेंगे, नहीं करेंगी? अरे बोलो बच्चों। जी 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 तो जिसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ की जो हीट होगी, यहाँ की जो हीट होगी वो धीरे धीरे करके कहाँ ट्रांसफर होती है? उच्च अक्षांशों पे ट्रांसफर होती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि पृथ्वी का या हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। और ये एवरेज टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है? एवरेज टेम्परेचर इस वजह से कांस्टेंट रहता है क्योंकि कहीं पे भी अगर तापमान में वृद्धि होगी, अगर कहीं पे भी तापमान में वृद्धि होगी, तो वहां की जो हीट होगी वो उस जगह पे ट्रांसफर हो जाएगी जहां पे टेम्परेचर कम है। कम तो है। हाँ, तो अल्टीमेटली क्या होगा? दोनों जगहों का तापमान जो होगा वो ये समान कंप्लीट हो नहीं होता जाएगा। है। समान तो नहीं कह सकते बेटा, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता। ये एक जी अंतहीन प्रयास जो होता है वो पृथ्वी पे हमेशा चलता रहता है। मतलब सर कुछ हद तक का अंतराल होगा, थोड़ा बहुत का अंतराल होगा, बट वही मैं आपसे कह रहा हूँ, एक जी अंतहीन प्रयास है, वो जी चलता रहता है। और उसी के कारण क्या होता है? हमारे वायुमंडल में कई प्रकार की गतियां चलती रहती हैं। जी और ये गतियां जो होती हैं वो जो अर्थ के हीट बैलेंस को बनाए रखने के लिए होती है, ठीक है? या ऊष्मा संतुलन जो होता है, जिसको हम कहते हैं, ऊष्मा संतुलन को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की गतियां एक अंतहीन रूप में, यानी कि एंडलेस एफर्ट होता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में, जो लगातार चलता रहता है। तो जिसकी वजह से विंड्स भी चलती रहती हैं और ओशन करंट्स जो होती हैं वो भी चलती रहती हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि यहाँ पे हीट आनी बंद हो जाएगी, यहाँ पे लगातार हीट आ रही है। ओके, ऐसा जी तो नहीं होगा। तो इसलिए यहां से तो लगातार मूवमेंट चलता ही रहेगा। जी तो ये मूवमेंट चलता ही रहेगा, और इसी मूवमेंट को हम एटमॉस्फेरिक अच्छा मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और इसी मूवमेंट के कारण क्या होगा? आपके बहुत सारे परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेंगे इसी मूवमेंट की वजह से। तो अगर हमारा वायुमंडल के अंदर में कोई भी किसी भी प्रकार की गति ना उत्पन्न हो, किसी भी, ना तो अब मान लो ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी के ऊपर ये वायुमंडल है, तो हमारे वायुमंडल में कई प्रकार की गतियां होती नहीं होती? एक तो वर्टिकल होती हैं। ओके, कैसे? जी क्योंकि ये जो हमारा वायुमंडल है वो पृथ्वी के संपर्क में है। अब पृथ्वी का जब तापमान बढ़ता है, पृथ्वी के जो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है वो क्या करती है? पृथ्वी को गर्म करती है, और पृथ्वी को गर्म करके पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती है। तापमान बढ़ने की वजह से क्या होगा? जो उसके संपर्क में वायु होगी या उसके संपर्क में जो एयर होगी वो भी गर्म हो जाएगी। अब गए एयर गर्म होकर हीट लेके ऊपर की ओर राइज करेगी,
और जब ये ऊपर की ओर राइज करेगी तो इसके अंदर में धीरे धीरे करके ऊपर जाके ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो जाएगी तो जो इसके अंदर में वाटर वेपर होंगे, जो उसके अंदर में वाटर वेपर होंगे वो क्या हो जाएंगे, उनका संघनन हो जाएगा या उसका कंडेंसेशन हो जाएगा, और उसी कंडेंसेशन की वजह से आपके क्लाउड जो होंगे उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ये भी एक प्रकार की मौसमी घटनाएं हो जाती हैं। ओके, इसलिए कभी कभी आपने देखा है जब बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाता है किसी जगह पे, उत्तर भारत में खास तौर से, तो आप देखते हैं थोड़ी देर 1-2 दिन बाद बारिश हो जाती है। हो जाती नहीं हो जाती है? कई बार आपने ध्यान दिया इस चीज का कि अगर मान लो कोई जगह है ऐसी, मान लो आप रहते हो एक जगह पे और वहां पे तापमान बहुत बढ़ गया है, तो तापमान के बढ़ने की वजह से क्या होगी, जो वहां की वायु होगी वो ऊपर की ओर राइज कर गई होगी, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस क्षेत्र के अंदर में एक प्रकार का निर्वात या वैक्यूम जो था वो क्रिएट हो गया। अब हर तरफ से हवाएं जो होंगी इस निर्वात को भरने के लिए आएंगी। ओके, और जब ये हवाएं आएंगी तो हो सकता है कुछ हवाएं ऐसी भी हो जो नमी लेके भी आए या मॉइस्चर लेके भी आए, और जब ये हवाएं आएंगी तो ये यहाँ पे आके राइज करेंगी, और इनका जो मॉइस्चर होगा वो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा क्लाउड की फॉर्म में, और हो सकता है वो हल्की फुल्की बारिश जो होता है उसको कर दे और यहाँ के तापमान को नियत करा दे या यहाँ के तापमान को बैलेंस में ला दे। तो पृथ्वी पे हमेशा इस प्रकार की क्रियाएं या इस प्रकार की घटनाएं चलती रहती हैं, 24 घंटे इस प्रकार की घटनाएं चलती रहती हैं। ओके, और इन्हीं घटनाओं के फलस्वरूप आपको कई प्रकार के एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस भी कह सकते हो, एटमॉस्फेरिक मूवमेंट भी कह सकते हो, एटमॉस्फेरिक चेंजेस भी जो होते हैं वो आपको लगातार देखने को मिलते रहते हैं। आई बात समझ में? तो हमारी पूरी जो क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक है, जिसको हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, ओके, क्लाइमेटोलॉजी का जो हमारा टॉपिक है ना, ये पूरा का पूरा क्लाइमेटोलॉजी का जो टॉपिक है वो पूरा लैटिट्यूड के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ओके, अगर आपको लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आपको सन एंगल जो है इनको समझने में आपको दिक्कत होती है कि सीधी करने पड़ रही हैं, तिरछी करने पड़ रही हैं, अगर ये समझने में आपको दिक्कत होती है तो आपको आगे चल के बहुत सारी चीजें क्लाइमेटोलॉजी की समझने में दिक्कत होगी। सिंपल रूल यहाँ पे ये है कि अगर किरणें 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 जो हैं वो अगर लंबवत होंगी, या जो सूर्य से आने वाली सनरेज जो हैं अगर वो परपेंडिकुलर हैं, तो दे विल ब्रिंग मोर हीट, and if the rays are oblique, then they will bring less heat. This point is clear. Now it is important to understand here that the difference in the heat received, suppose the heat received is H1 and suppose the heat received is H2, this difference in the heat received causes a temperature difference, and this temperature differences causes a movement into the atmosphere, and this movement is generally visible in the form of winds. Okay, in the form of the winds, because the winds has a responsibilities of transferring the heat from one point to the another, okay, to maintain a balance on the earth's surface. ये पॉइंट क्लियर हुआ सब लोगों को? कोई ऐसा बंदा है जिसको ये डाउट है इसको समझने में? बोलो बच्चों जल्दी से, फिर उसके बाद मैं लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूँ, लॉन्गिट्यूड का, सॉरी, लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट करता हूँ। अब इसी तरीके से कॉन्सेप्ट है हमारा लॉन्गिट्यूड का। लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट इस चीज को कहता है कि हमारा अगर मान लो सपोज करो कि अगर हम बात करते हैं, ओके, पृथ्वी की अगर हम बात करें तो कुछ रेखाएं ऐसी भी होती हैं पृथ्वी की जिनको हमें लंबवत लेना होता है। ओके, लंबवत हम लेके चलते हैं। ओके, अब मान लो सपोज करो कि पृथ्वी की कुछ हमने रेखाएं ली जो लंबवत दिशा में, कोई ये क्योंकि जितने भी लैटिट्यूड थे वो हमने क्षैतिज दिशा में लिए थे, और ये जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो लंबवत दिशा में लिए जाते हैं। ओके, लॉन्गिट्यूड की इंपॉर्टेंस इसलिए होती है क्योंकि इनको हिंदी में हम देशांतर कहते हैं, और इससे हम टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। किस तरीके से? अब तुम एक चीज को समझने की कोशिश करो कि पृथ्वी 24 घंटे में कितना एंगल घूम जाती है, 24 आवर्स में कितना एंगल घूम जाती है पृथ्वी? 24 आवर्स में कितना एंगल घूम जाती है? 360 डिग्री। अरे भाई 24 घंटे में पूरा एक चक्कर काट लेती नहीं काट लेती है? अरे बोलो बच्चों, 24 घंटे में पूरा एक चक्कर काट लेती है, तो एक घंटे में कितना, एक घंटे में कितना करेगी? एक घंटे में बताओ कितना कर लेगी? 360 इंटू 24 जी, एक घंटे में कितना करेगी? 360 इंटू 24 जी, तो कितना आ जाएगा? निकाल लो जरा, या तुम उल्टा करके देखो, 360 डिग्री कितने में रोटेट करती है 24 घंटे में, है ना? तो 1 डिग्री कितने में रोटेट करेगी? ऐसे भी निकाल के देखो जरा, जल्दी से मुझे कैलकुलेशन करके बताओ कितना होगा। आप इसको लो 24/360,
घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लो ना, 8 हो गया 24, 4 घंटा आ गया आपका आंसर। 15। हाँ, तो 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है? 1 डिग्री का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो 4 घंटे के डिफरेंस को दिखा देता है। तो 1 घंटे का डिफरेंस कितने, 4 मिनट का, सॉरी घंटे नहीं मिनट का, है ना, क्योंकि हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया था ना, 24 घंटे को हमने 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर दिया था, तो 4 मिनट का डिफरेंस आ गया। तो अब कहने का मतलब ये है कि मान लो ये 10 डिग्री है, 10 डिग्री देशांतर है, और हम एक देशांतर लेते हैं, सपोज करो कि हमने कहा कि एक हमारा देशांतर है जो हमारा एक देशांतर है जो हमारा 11 डिग्री का है। ओके, 11 डिग्री का देशांतर है, तो इन दोनों में समय का अंतर कितना आ जाएगा? इनमें इन दोनों में समय का अंतर कितने का आएगा? 4 मिनट का आएगा, नहीं आएगा? यस सर। अरे भाई, पृथ्वी घूमने में 360, भाई पृथ्वी की घूर्णन जो है या पृथ्वी का रोटेशन है, उसी से तो दिन रात होता है, या दिन रात होने का और भी कोई कारण है? दिन रात की क्रिया होने के लिए यही तो केवल एक कारण है कि पृथ्वी जो होती है अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी का कभी कुछ भाग सूर्य के सामने होता है तो उसको हम दिन कह देते हैं, और पृथ्वी का जो भाग सूर्य के विमुख होता है उसको हम रात कह देते हैं। ये तो आपको क्लियर है ना? द पार्ट ऑफ द अर्थ और द एरिया ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन इज कॉल्ड टू बी एज अ डे, ओके, और द एरिया ऑफ द अर्थ और द surface of the earth opposite to the sun or means away from the sun, that we call to be as a night. This point is clear. So we will calculate the meaning of a time only in the reference of rotation of the earth around its axis. And as you know that for 1 hour it takes means in 24 hours it tend to rotate by 360 degree, or you take a reverse in 360 degree rotation takes 24 hours. Okay, it means 1 degree rotation means कितना? 1 degree rotation means 24 मतलब 4 minute हो गया. So you can also conclude here that a difference of 1 degree will cause a difference of 4 minutes. अगर दो देशांतर में 1 डिग्री का अंतर है तो उनमें समय का अंतर कितने का आ जाएगा? समय का अंतर 4 मिनट। 4 मिनट का आ जाएगा। अब ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि अर्थ जो होती है वो कैसे मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट चलती है। अर्थ का जो मूवमेंट है, अर्थ का जो रोटेशन है वो कैसे है, वेस्ट टू ईस्ट है। अब क्योंकि आप वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं इसलिए आपको सूर्य किधर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा? ईस्ट टू वेस्ट, अपोजिट दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा, नहीं देगा? सन की जो पोजीशन होगी वो आपको कैसे दिखाई देगी? ईस्ट टू वेस्ट दिखाई देगी, नहीं देगी? यानी कि आपको सनराइज ईस्ट में दिखाई देगा और पश्चिम के अंदर में सनसेट आपको दिखाई देगा। अरे भाई यही तो होता है बच्चों। यस सर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सनराइज ईस्ट में पहले होगा या वेस्ट में पहले होगा? मुझे बताओ, अगर आप अपने ही देश की बात करो तो ईस्टर्न साइड में सनराइज पहले होगा या वेस्टर्न साइड में सनराइज पहले? ईस्टर्न साइड में, है ना? ईस्टर्न साइड में होगा ना बेटा, वेस्ट में कहां से हो जाएगा? ईस्टर्न साइड में होगा। आप भारत की बात करो तो भारत में भी समय का अंतर आपको देखने को मिलता है। आप नागालैंड की तरफ जाओ, वहां पे 5:30 बजे ही अच्छा खासा दिन निकल जाता है। ओके, 5:30-6 बजे के लगभग अच्छा खासा दिन दिखने लगता है। और आपको इधर दिल्ली के अंदर में आप देखोगे तो 6 बजे के लगभग आपको उस हिसाब से दिन नहीं दिखाई देगा आपको, जितना आपको ईस्टर्न साइड में आपको दिखाई देगा। होता है नहीं होता? कारण क्या होता है कि जो ईस्टर्न साइड होती है वहां पे दिन पहले आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम कैसे मूव कर रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट। हम वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं इसलिए सूर्य हमें ईस्ट टू वेस्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ईस्टर्न साइड सूर्य क्या होगा हमारी, कहीं पे भी अगर हम हैं तो सूर्य किधर से उगेगा? ईस्ट से उगेगा। और किधर की तरफ छिप जाएगा? पश्चिम की साइड में जाके छिप जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये इधर की, अगर हम ईस्ट की बात करें तो ये सारे हमारे ईस्ट कहलाए। तो 10 डिग्री ईस्ट, ओके। हमने ये कहा कि ये साहब हमारा 80 डिग्री ईस्ट है, ओके। और हमने कहा कि साहब ये हमारा 180 डिग्री ईस्ट है। इस तरीके से ले लिया हमने, ओके। और इसी तरीके से अगर हम एक इधर, अब इसके अगर इधर की तरफ चलेंगे या इधर की तरफ चलेंगे तो हम वेस्टर्न साइड की बात करेंगे, ओके। तो इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक अलग तरीके से दिखा देता हूं ताकि आपको चीजें समझने में आसानी रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, केंद्रीय देशांतर जो होता है उसको ले लेते हैं, और इस केंद्रीय देशांतर को लेने के बाद उस केंद्रीय देशांतर के आधार पर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि पूर्वी गोलार्ध कौन सा होगा और पश्चिमी गोलार्ध कौन सा होगा, ओके। इस केंद्रीय देशांतर को हम, ओके, सेंट्रल लॉन्गिट्यूड के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम ग्रीनविच मीन टाइम के टर्म्स में भी हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। मान लो हमने कहा कि ये साहब हमारा सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है,
हमने कहा कि ये हमारा सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है, ओके, और जिसको हमने 0 डिग्री का, ना तो ये ईस्ट है ना वेस्ट है। अब इसके ईस्ट की साइड के जितने भी लॉन्गिट्यूड होंगे वो ईस्ट में गणना की जाएगी, और इसके वेस्ट की साइड में जितने भी लॉन्गिट्यूड होंगे उनकी गणना किस में की जाएगी, वेस्ट में की जाएगी। अब हमने कहा कि साहब 15 डिग्री ईस्ट, ओके, फिर हमने कहा 30 डिग्री ईस्ट, ओके, फिर हमने और लॉन्गिट्यूड बना सकते हैं हम लोग, और भी जो लॉन्गिट्यूड हो सकते हैं वो बना सकते हैं, ओके, और ये लॉन्गिट्यूड हमारा बन जाता है 45 डिग्री ईस्ट, ओके। फिर ये लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो वो कौन सा हो जाता है, वो लॉन्गिट्यूड हमारा बन जाता है 60 डिग्री ईस्ट, ये हमारा बन जाता है, ओके। इसी तरीके से 15 डिग्री वेस्ट, ओके, 30 डिग्री वेस्ट, और ये हमारा 45 डिग्री वेस्ट। और अगर हम बढ़ाते चाहें तो कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे हम लोग, यहाँ पे चाहें तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अगर हम बढ़ाते जाएं तो अल्टीमेटली हमारा कोण कौन सा आ जाएगा, 180 डिग्री का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इधर भी हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है ये पॉइंट, ओके। ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री वेस्ट, और ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री ईस्ट। तो अल्टीमेटली तुम क्या देखने को मिलेगा तुम्हें कि तुम, हम ये जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है, यहां से अगर हम इधर की तरफ चलेंगे तो हम 180 डिग्री ईस्ट तक पहुंच गए, और इस इधर से तुमने इधर की तरफ चलना शुरू करे तो तुम 180 डिग्री वेस्ट पे पहुंच गए। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो अगर तुम देखो एक ग्लोब है आपके पास, और उस सर्कल के अंदर में अगर मैं एक छोटा सा आगे एक और डायग्राम अगर मैं लेता हूं, तो एक ग्लोब है आपके पास, उस सर्कल के अंदर में मान लो तुमने एक सेंट्रल लॉन्गिट्यूड ले लिया, ओके, एक सेंट्रल लॉन्गिट्यूड तुमने ले लिया, दैट इज 0 डिग्री, ओके। अब इस 0 डिग्री से तुम 180 डिग्री, तुमने कहा ये 0 डिग्री है, इससे तुम 180 डिग्री मूव करोगे तो कहां पे आओगे, अल्टीमेटली तुम घूम के यहाँ पे आ जाओगे, नहीं आ जाओगे, पीछे की तरफ में तुम देखो, रिवर्स में जाके पीछे की साइड से तुम 180 डिग्री आ जाओगे, नहीं आ जाओगे। और इसी तरीके से तुम 180 डिग्री अगर ईस्ट की तरफ चले तो ये जो अक्षांश है इसके ठीक बैक साइड में चले जाओगे, और इसी तरीके से तुम, ये 180 डिग्री ईस्ट हो जाएगा मूवमेंट, और इसी तरीके से तुम यहां से अगर तुम मूव करना शुरू करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हाँ, वेस्ट। 180 डिग्री वेस्ट। अब मुझे बताओ क्या 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो देशांतर होगा वो अलग अलग होगा या सेम होगा, सेम। सेम होगा। कोई है ऐसा क्लास में जिसको डाउट है, 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड तो एक ही हो जाएगा ना। इसलिए इस ये जो 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है या 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है, ओके, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, और इसके लिए वर्ड यूज करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन नाम का एक वर्ड जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं, जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ओके। अब हम लौट के आ जाते हैं समय की गणना कैसे करेंगे। अब आपको क्या रूल पता है कि 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट का डिफरेंस। अब मुझे एक बात बताओ, सूर्य किधर से निकल रहा है, पूरब से, तो पूरब वालों पे दिन जल्दी हो जाएगा और पश्चिम वालों के पास दिन बाद में जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि पश्चिम वाले जो होंगे वो समय से देर चलेंगे हमारी तुलना में, क्योंकि हमारे जो चीज पश्चिम में होगी, जो भी चीज हमारे पश्चिम में होगी वो देरी से हो रही होगी, और जो भी चीज हमारे पूरब में होगी वही चीज वो जल्दी हो रही होगी। हो रही होगी, नहीं हो रही होगी, अरे बोलो बच्चों, ये पॉइंट यस क्लियर सर। है, ओके। अब मान लो सपोज करो कि तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, अब मान लो सपोज करो कि यहां पर दोपहर के 4 PM हो रहे हैं, ओके, जीएमटी अगर हम बात करें, तो अगर हम देखें तो ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो हमारा यहाँ पर 4 PM हो रहा है, लंदन से जो निकलती है वो 4 PM है, ओके। लंदन से जो निकल रही है वो 4 PM वाली लाइन है, मतलब 4 PM बज रहा है, यानी कि लंदन में उस टाइम में 4 PM बज रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं 45 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम होगा, तो आप कैसे निकालोगे। अब आपको ये पता है कि अगर जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हमने क्या करना है, ईस्ट की तरफ टाइम अगर हम, हाँ, टाइम को माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, प्लस करना ईस्ट आ पड़ेगा, गया है। हाँ, ईस्ट आगे है ना समय से, तो इसलिए हमें प्लस करना पड़ेगा। तो अब तुम देखो कितना डिफरेंस आ रहा है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में, कितना डिफरेंस आ रहा है 45 डिग्री का, 45 45। और 1 डिग्री का डिफरेंस कितने के बराबर होता है, 45 मिनट के। 4 मिनट।
4 मिनट, तो कितना हो गया? 180 मिनट हो गए, नहीं हो गए? और 180 मिनट का मतलब क्या हो गया? कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। यस सर। तो 3 4 hours, PM में 3 घंटे हम ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7 PM हो जाएगा। 7 PM। अब चलो यही बात हम यहाँ पे करते हैं 45 डिग्री वेस्ट पर, क्या टाइम हो रहा होगा? अब जब भी हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वो समय से पीछे है, आई बात समझ में? 1 इसलिए PM। वहां पे माइनस करेंगे। वो ईस्ट वाले आगे हैं तो हम प्लस करेंगे, और वेस्ट वाले जो है पीछे हैं तो हम माइनस करेंगे। तो अब इसी तरीके से 4 PM से 45 डिग्री वेस्ट पे क्या टाइम होगा? पर डिफरेंस तो 45 ही है, तो 45 इंटू 4 में 180 मिनट हो जाएगा, यानी कि 4 मिनट हो जाएगा। वो 4 घंटे हो जाए, सॉरी 3 घंटे हो जाएगा। तो 4 PM में 3 घंटे माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 1 PM हो जाएगा। यहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा? 1 PM का टाइम हो रहा होगा। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, क्या नहीं क्लियर है? यस सर। तो इस बहुत देखो निधि, ऐसा होता है बेटा, ये जो आज की डेट में ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताई ना, या जो कैलकुलेशन बताई, सिविल सर्विसेज में इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। ओके, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पहले आया करते थे। मैं आपको बता रहा हूँ 2004 या 5 तक अगर आप देखोगे तो इस तरीके के टाइम के कैलकुलेशन के क्वेश्चंस जो होते थे ना, वो आया करते थे। लेकिन पिछले 7-8 साल या 10 साल से मैं देखूं तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए हैं यूपीएससी ने, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बड़े और डिफरेंट जो एग्जाम होते हैं ना, जो बाकी जनरल कॉम्पिटिशन होते हैं उनमें पूछ लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये पता नहीं होना चाहिए या इसका कैलकुलेशन आपको नहीं आना चाहिए। हमेशा एक चीज का याद रखना सिविल सर्विसेज के अंदर में, कि कुछ चीजें आपको ऐसी भी पढ़नी पड़ेंगी जिनके पढ़ने से आपका सिलेक्शन तो डिसाइड नहीं होगा। आप ये सोचो कि मैंने वो पढ़ लिया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आपका रिजेक्शन जरूर डिसाइड हो जाएगा। मेरी बात को आप लोग समझे? कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनके पता होने से ये डिसाइड नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन उन बेसिक फंडामेंटल चीजों का पता ना होने से ये जरूर डिसाइड हो जाएगा कि आप रिजेक्ट हो जाओगे या आप क्वालिफाई नहीं करोगे। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं और सीरियसली ले रहे हैं मेरी बात को, या फिर ऐसे ही बस जैसे और टीचर लोगों ने बोला तो हमने सर की भी बात सुन ली, जैसे हम औरों की बात सुनते हैं वैसे सर की बात भी सुन ली हमने। मेरी बात को मेरे ख्याल से आप लोग सीरियसली लेंगे। तो ये बेसिक कैलकुलेशन, अब बहुत सारी और भी कैलकुलेशन हो सकती है इससे रिलेटेड। ओके, अब देखो सिंपल सी बात है, 4 PM और 180 डिग्री ईस्ट का अगर हम डिफरेंस निकालें तो कितना आ जाएगा? 4 PM और 180 डिग्री ईस्ट का अगर हम डिफरेंस निकालें तो निधि बताओ कितना डिफरेंस आ जाएगा? 180 का मतलब कितना हो गया? 180 डिग्री का डिफरेंस है तो 180 इंटू 4 अगर हम करें तो कितना हो जाएगा? 180 इंटू 4 करें तो कितना आ जाएगा? 12 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यस सर। तो अब मैंने आपको बताया अगर आप ईस्ट की तरफ होगे तो आप गेन करोगे, तो 4 PM में अगर 12 घंटे तुम ऐड करोगे तो क्या टाइम हो जाएगा? शाम के 4 बजे में तुम और फर्दर 12 घंटे कर देते हो तो कौन सा टाइम हो जाएगा? 4 AM हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सुबह के 4। यस सर। सुबह का 4 हो जाएगा। अब इधर की तरफ तुम आ जाओ, इधर क्या हो जाएगा? 4 PM है, यहाँ पे भी 12 घंटे का अंतर है, अब यहाँ पे माइनस करना है आपने, तो यहाँ पे भी 4 AM हो जाएगा नहीं हो जाएगा? लेकिन दोनों में फर्क क्या है? मान लो सपोज करो ये तारीख है, मान लो आज 29 नवंबर की तारीख है, 29 नवंबर 4 PM की बात हुई है, 29 नवंबर 4 PM की बात हुई है। अब यहाँ पे अगर 4 AM की हम बात करेंगे तो ये कौन सी तारीख का हो जाएगा मुझे बताओ? 30 नवंबर। 30 नवंबर का। और यहाँ पे अगर हम 4 AM की बात करेंगे तो ये कौन सी तारीख का हो जाएगा? 28 नवंबर। नहीं बेटा, 28 का कहां से हो जाएगा? 4 PM से 4 AM पे तो 29 नवंबर का ही तो होगा। 29 नवंबर की सुबह। 29 नवंबर की सुबह होगी वो। अब तुम देखो, अगर तुम इधर से जाते हो तो तुम अल्टीमेटली इधर ही निकलोगे ना भाई, सर्कल तो है ना, 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट एक ही तो लाइन है। तो अब तुम देखो कि अगर तुमने ईस्ट से वेस्ट में एंटर करा, ईस्ट से वेस्ट में तुमने एंटर करा तो तुम्हारी 30 तारीख क्या बन गई? 30 नवंबर क्या बन गई? 29 नवंबर बन गई। और तुमने अगर वेस्ट से ईस्ट में एंटर करा तो तुम्हारी 29 नवंबर क्या बन गई? 30 नवंबर बन गई। तो इसका मतलब कितने का डिफरेंस आ गया? 24 घंटे का डिफरेंस आ गया, नहीं आ गया? टाइम वही है, 4 AM ही है, लेकिन तारीख बदल जाती है।
मेरी बात समझ में आई आपको? अरे बोलो बच्चों, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? यस सर। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल डेट लाइन कहेंगे। व्हाई वी कॉल इट टू बी एज इंटरनेशनल डेट लाइन? बिकॉज देयर इज अ चेंज ऑफ अ डेट। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर आप ईस्ट टू वेस्ट में जाओगे, देन यू नीड टू सब्ट्रैक्ट अ डेट. And if you move from west to east, if you enter from west to east, then you need to add a date. Okay, so the people who want to celebrate the Christmas twice, then what they can do, they can 31st say enter karenge, they can cross the international date line on 31st, and their date would be 30th 31st December की जगह पे अगर वो international date line को cross करेंगे from east to west, then their date would come out to be as 30th December. Then they can celebrate the Christmas once again. But if they enter from 30th from west side and they enter into the eastern side, then they need to gain a date. They will gain a date. Okay, and they will, suppose if they enter from 30th, अगर 30th से enter करेंगे और 31st को करेंगे, okay, तो उनकी डेट क्या हो जाएगी? 31st हो जाएगी. This point is clear? This point is clear? अरे ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बता दो कि इंटरनेशनल डेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट होता है. अब एक चीज का ध्यान रखना कि जैसे हमने लैटिट्यूड, जितने भी, अगर हम ग्लोब की बात करते हैं, तो जितने भी हमारे ग्लोब की अगर हम बात करें, तो इस पे हमने दो तरीके की लाइंस जो थी उनकी बात करी. एक तो हमने बात करी थी पैरेलल्स की, जिनको हम लैटिट्यूड कहते हैं. ओके, और एक हमने बात करी थी लॉन्गिट्यूड्स की. अब एक चीज का ध्यान रखना, लैटिट्यूड्स तो पैरेलल होते हैं. क्यों? क्योंकि वो कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं. लेकिन जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ना, वो पैरेलल नहीं होते. ये आपस यहाँ पे जाके क्या हो जाते हैं? कन्वर्ज हो जाते हैं, लॉन्गिट्यूड जो होते हैं. ओके, तो लॉन्गिट्यूड को कभी भी पैरेलल नहीं कहा जाएगा. लेकिन लॉन्गिट्यूड की एक खासियत है, जितने भी लॉन्गिट्यूड होंगे वो ग्रेट सर्कल भी कहलाएंगे. उनको क्या बोलेंगे हम? ग्रेट सर्कल भी कहेंगे. ग्रेट सर्कल क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी लॉन्गिट्यूड होंगे, अगर मान लो ये अर्थ है हमारी और हमने अर्थ का एक लॉन्गिट्यूड लिया, तो ये लॉन्गिट्यूड क्या करेगा? ये लॉन्गिट्यूड क्या करेगा? अर्थ को दो भागों के अंदर में काट देगा. ओके, दो बराबर भागों के अंदर में काट सकता है. तो इसलिए कोई भी जो लॉन्गिट्यूड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेट सर्कल बोलेंगे. कोई भी जो लॉन्गिट्यूड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेट सर्कल बोलेंगे. ये पॉइंट क्लियर है? कोई भी अगर जो लॉन्गिट्यूड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेट सर्कल बोलेंगे. ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ग्रेट सर्कल का मतलब क्या होता है? ग्रेट सर्कल वो सर्कल होता है या वो प्लैनेट सरफेस होता है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में काट देता है. यानी कि ऐसा प्लेन जो केंद्र से पास हो या सेंटर से पास हो और पृथ्वी को दो बराबर भागों में काट देता है. तो जितने भी लॉन्गिट्यूड होते हैं वो सब ग्रेट सर्कल के नाम से जाने जाते हैं. ओके, ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? और एक चीज, दो लॉन्गिट्यूड के बीच की जो दूरी होती है ना, वो अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ अगर हम चलते हैं, तो दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी जो होगी वो कम होती जाती है और पोल पे जाके बिल्कुल जीरो हो जाती है. पोल पे जाके क्या होता है? जीरो हो जाती है दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी. और जितने भी लॉन्गिट्यूड होते हैं उनकी सबकी लंबाई बराबर होती है. ये पॉइंट आपको ध्यान रखने के. ये कभी कभी किसी ऑब्जेक्टिव क्लास पेपर के अंदर में या कोई ऐसा एग्जाम जिसके अंदर में इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव पेपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके अंदर में आपसे पूछ लेता है लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड. तो पहला लॉन्गिट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि जितने भी लॉन्गिट्यूड होते हैं वो सारे के सारे ग्रेट सर्कल कहलाते हैं. क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में काट सकते हैं. दूसरा, प्रत्येक लॉन्गिट्यूड की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है. तीसरा, लॉन्गिट्यूड के बीच की जो दूरी होती है वो इक्वेटर से पोल की ओर जाने पे कम होती जाती है और ध्रुवों पर जाकर या पोल पे जाके बिल्कुल शून्य हो जाती है. चौथा, इन लॉन्गिट्यूड को कभी भी हम समानांतर रेखाएं नहीं कहते हैं. कारण, क्योंकि ये समानांतर रेखाएं आपस में जाके पोल पे जाके मिल जाती हैं. लेकिन जो अक्षांश होते हैं या लैटिट्यूड होते हैं उनको समानांतर रेखाएं कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ये रेखाएं जो होती हैं कभी भी आपस में मिलती नहीं है. ओके, तो इसलिए उनको समानांतर रेखाएं कहा जाता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड को समानांतर नहीं कहा जाता.
ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? ये पॉइंट क्लियर है? मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का कोई डाउट है आज की क्लास को लेके तो मुझसे पूछ सकता है। लकी राणा, निधि शर्मा, राहुल, मोनिरुल, अगर किसी का, पुष्पेंद्र, अगर कोई डाउट है आज की क्लास को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर कल भी होगी क्लास? कल का, हाँ कल भी होगी, ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा तुम्हें। और जी सर। और लकी राणा, कोई और डाउट है No, इसके sir. अंदर में? निधि शर्मा, आज की क्लास में कोई डाउट है आप लोगों का? नो सर। अगर कोई डाउट नहीं है तो